हाँ ठीक है, आ जाओ। मैं ओरिजिनल एजेंसी से की थी। हाँ पर एजेंडा क्या है ये तो बताओ पहले। बात करनी है आपसे। बात तो बहुत टाइम से हो रही है ना, बात तो तुम प्रेस में भी कर रहे हो, मेरे से क्या बात करोगे? नहीं, वो सब करना है अभी कि बात कर नहीं भैया, बात करने तो मैं पहले भी गया था ना, मेरे साथ एक तो ये टोन यूज मत करियो, ठीक है? क्या? ये टोन मेरे साथ मत यूज करियो कि बात करनी है कि क्या करना है। क्या करने पे तो अभी मैं आया नहीं हूँ कुछ। ठीक है, तो नहीं मिलना है ना? नहीं मिल तो भाई नहीं मिलना, जा। नहीं मिलना, जा। ठीक है, देख ले आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टोजेट। तो कैसे हो आप सब? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत पे के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने जब से कैशलेस इंडिया का प्रमोट करना स्टार्ट किया है, तभी से हम लोग डिजिटल पेमेंट के नए नए प्लेयर्स देखते आ रहे हैं। और उन्हीं में से एक भारत पे भी है, जो कि लॉन्च होने की 4 साल के अंदर $2.8 बिलियन वैल्यूएशन को भी क्रॉस कर गया था। आज के समय देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 75 लाख से भी ज्यादा मर्चेंट भारत पे का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आज भारत पे को इंडिया के टॉप 5 फिनटेक कंपनी में भी ऐड कर दिया जा चुका है। हाल ही में इस कंपनी के साथ जो कंट्रोवर्सी सामने आया, जिससे इसकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। दरअसल भारत पे कंपनी से एक स्कैम सामने आया, जिसे कंपनी के फाउंडर और एमडी असनीर गुरवर को दोषी पाया गया। यहाँ तक इस विवाद को ने अपने सारे पदों से रिजाइन कर दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत पे के ग्रोथ और इस स्कैम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में डिजिटल पेमेंट कंपनी का कहानी उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पे डिमोनेटाइज की घोषणा कर दिया गया था। 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट की उस अनाउंसमेंट से रातों रात देश के लगभग 86% कैश करेंसी इनवैलिड हो गई थी और लोग ऑनलाइन पेमेंट को अपनाने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय पेटीएम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम पे आया था, क्योंकि पेटीएम क्यूआर कोड के जरिए छोटे से छोटे दुकानदार को भी पेमेंट कर दिया जा सकता था। और यही वो समय था जहाँ पे मार्केट में और भी प्लेयर्स एंट्री लिए। अब दोस्तों, एक तरफ जहां लोग इस नए कैशलेस सिस्टम को अपना रहे थे, वही आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट शाश्वत नकरानी ने इस सिस्टम के 2 बड़ी खामियों को ढूंढ लिए थे। इसमें पहली कमी यही था कि इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन करना मुश्किल था। फॉर एग्जांपल, आपके स्मार्टफोन में अगर फ़ोन पे ऐप है और दुकानदार के पास पेटीएम क्यूआर कोड है, तो आप चाह कर भी उस दुकानदार को पेमेंट नहीं कर सकते थे और मजबूरी में आपको कैश पेमेंट करना पड़ती थी। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम यही थी कि पेमेंट एप्लीकेशन कस्टमर से तो कोई चार्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन मर्चेंट से वो हर एक ट्रांजैक्शन पर मिनिमम 1.5% तक का कमीशन लेते थे। यानी दोस्तों, 500 रुपये की सेल करने पर अगर एक मर्चेंट को 40 से 50 रुपये प्रॉफिट होता है, तो उसमें से उनको 1.5% यानी 7.5 रुपये चुकाने पड़ते थे। और ये छोटे दुकानदार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और दोस्तों, ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 20 मार्च 2018 के दिन शाश्वत नकरानी और उनके पार्टनर असनीर गुरवर ने भारत पे को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोग ने एक चीज़ की कि इसमें यूपीआई स्टार फीचर लेके आए और एक भारत एक क्यूआर के नाम से उनका नाम आगे गया। यानी दोस्तों, भारत पे के क्यूआर कोड से कैसे भी दूसरे ऐप जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उसमें से पेमेंट सेंड की जा सकती थी। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रांजैक्शन को मर्चेंट और कस्टमर के लिए फ्री कर दिए थे। इसके अलावा एक मर्चेंट के लिए और एक बड़ा ऐलान था, जहां दूसरे वॉलेट पेमेंट सेटल करने के लिए 2 दिन लगाते थे, वहीं भारत पे में एक काम सिर्फ 24 घंटे में हो जाता था। इन कमाल के फीचर के चलते हजारों मर्चेंट भारत पे के लॉन्च होते ही उसे अपनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इसका यूजर बेस लाखों के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया। अब दोस्तों, सवाल आता है, अगर भारत पे ने किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कमीशन नहीं ले रहा था, तो फिर वो पैसे कैसे अर्न कर पा रहा था? तो इसके जवाब के लिए हमें कंपनी रेवेन्यू मॉडल को समझना पड़ेगा। दोस्तों, यहीं पर असनीर गुरवर का एक्सपर्टीज समझ में आता है, जिन्हें अमेरिकन एक्सप्रेस और ग्लोफस जैसे कंपनी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। दरअसल असनीर गुरवर ये जानते थे कि रिटेल इंडस्ट्री में मार्जिन काफ़ी कम रहता है। ऐसे में मर्चेंट में कमीशन चार्ज करके अपने ही रेवेन्यू जनरेट कर पाना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए उन्होंने एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक ऐसा तरीका खोजा जो इसने पहले शायद किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, वो तरीका था छोटे मर्चेंट को बिजनेस लोन प्रोवाइड करना।
दरअसल असनीर ये जानते थे कि भारत के अंदर बहुत छोटे रिटेलर्स मौजूद हैं और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब उनके काम बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होता है तो कोई भी बैंक उन्हें आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं करता है। भले ही इन छोटे मर्चेंट के बैलेंस शीट चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी या कोलैटरल के लिए कोई चीज़ मौजूद ना होने से वो लोन कैंसिल हो जाता था। असनीर ने देखा कि भारत में छोटे मर्चेंट को लोन ना मिल पाने की $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होता था और इसीलिए भारत पे ने उसका मर्चेंट लैंडिंग का सर्विस स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि देश के बड़े बड़े बैंक भी इन छोटे मर्चेंट को लोन नहीं दे पाता था, लेकिन तो भारत पे में ऐसा क्या खासियत था कि उन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्होंने इस तरह की अनसिक्योर्ड लोन देकर अपने डिफ़ॉल्ट रेट को मेंटेन कैसे किया। असल में दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुई वो है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का। दरअसल दोस्तों ये एल्गोरिदम भारत पे से जुड़ी हर मर्चेंट के कैश एंड फ्लो और स्पेंडिंग पर की डाटा रख पाता था। यानी भारत पे में मर्चेंट को जो भी पेमेंट रिसीव होता है और मर्चेंट इस ऐप के थ्रू सप्लाईज की बिल चुकाता है, वो सारे ट्रांजैक्शन ये एल्गोरिदम फिट कर देता है। अब जैसे ही कोई मर्चेंट भारत पे के ऐप में लोन के लिए अप्लाई करता है तो ये एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली पिछली उसके सभी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर लेता है और उसी हिसाब से उसको उसी के बेसिक्स पर लोन मिल जाता था। यानी किस मर्चेंट को कितना लोन कितने इंटरेस्ट में देना चाहिए वो एल्गोरिदम फिट कर लेता था। इस तरह दोस्तों भारत पे आज के समय में एक छोटे मर्चेंट को 10,000 से 7 लाख तक का लोन मिल सकता था, जिसे चुकाने के समय 12 महीने और इंटरेस्ट रेट 1.75 टू 2.25 तक रहता है। और दोस्तों ये लोन पर जो इंटरेस्ट लिया जाता है वही भारत पे का रेवेन्यू जनरेट करने का मेन सोर्स है। लेकिन दोस्तों इसके बाद और प्रॉब्लम आता है कि लोन के पैसे को इंटरेस्ट समेत कैसे वसूला जाए, क्योंकि किसी भी लेंडिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंस्टॉलमेंट कलेक्शन और डिफ़ॉल्ट रेट पता लगाना होता है। और दोस्तों यही वजह है कि लोन रिकवरी के लिए कंपनी को एक अच्छी खासी वर्कफोर्स पेमेंट कलेक्शन के काम पे लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पे का रीपेमेंट रेट 96% है, जो कि इस पूरे मार्केट में बेस्ट है। तो अब सवाल आता है कि इतनी रिस्की और अनसिक्योर लोन बावजूद भी भारत पे ने इस बेंचमार्क को कैसे हासिल कर पाया। दरअसल दोस्तों इसका जवाब है ऑटोमेटिक रीपेमेंट। दरअसल भारत पे ने अपने सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मर्चेंट को हर महीने इंस्टॉलमेंट भरने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हर रोज़ सेटलमेंट से पहले इंस्टॉलमेंट के अमाउंट मर्चेंट के डेली इनकम से कट जा सकता था। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी मर्चेंट का मंथली EMI 9,000 है और उसका डेली कैश इन फ्लो 10,000 रुपया है, तो ऐसे में भारत पे हर रोज़ 10,000 के 9,700 की सेटलमेंट करेगी और बाकी के 300 रुपये डेली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से काट लिए जाएंगे। इस तरह से ना तो मर्चेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ना ही उन्हें हर महीने इंस्टॉलमेंट का याद रखना पड़ता है। और यही वजह है कि भारत पे का आज रीपेमेंट का मतलब इतना अच्छा सिनेरियो है। दोस्तों भारत पे ने अब तक 3 लाख मर्चेंट को 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन दे चुका है अभी तक, और आज इसके ही लोन सर्विस देश में 24 स्टेट में और 11,000 पिन कोड में अवेलेबल है। इस तरह भारत पे ने अपनी कमाल की AI और ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रैटेजी के बदौलत यहाँ तक आ चुका है और छोटे व्यापारियों को बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकाल चुका है। यही वजह है कि इतने जल्दी भारत के टॉप फिनटेक कंपनी में शुमार किया जाने लगा। तो दोस्तों ये तो बात हुआ कंपनी के ग्रोथ और सक्सेस के बारे में। अब हम वो कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं जो कि हाल ही में सामने आया है। दरअसल हुआ ये था कि इंटरनेट में एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया था और उसके ऑडियो में भारत पे के फाउंडर असनीर गुरबर और एक कोटक बैंक का एक एम्प्लॉय के साथ गाली गलौज का सीन बाहर आया था। पहले तो असनीर ने साफ मना कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ था वो उनकी नहीं थी, लेकिन बाद में जब कोटक महिंद्रा बैंक ने उनके ऊपर लीगल केस किया तब चीज़ें पूरी तरह साफ हो गई कि असनीर गुरबर ही थे वो कॉल रिकॉर्डिंग में। असनीर
उस कंट्रोवर्सी से जूझ ही रहे थे कि तभी उनका नाम एक नए विवाद में जुड़ गया। दरअसल भारत पे के कंपनी के अकाउंट बुक में असनीर और उनके वाइफ के बारे में कुछ ऐसे बात बाहर आया कि कंपनी को उसके लिए एक सेपरेट फर्म इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिए और इस इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट निकल के सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, अल्वारिज्म मार्शल की इस रिपोर्ट में असनीर और उनके वाइफ के बारे में को लेके दो तरह का प्रॉब्लम सामने आया, जहां भारत पे के साइड से कई सारे एचआर टीम को पेमेंट किया गया था जो कि असल में एग्जिट करते ही नहीं है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये एचआर फर्म के नाम से जो फेक इनवॉइसेस जो कंपनी को दिए गए थे वो माधुरी के भाई श्वेता जैन ने बनाई थी। इसके अलावा दूसरा फ्रॉड था फॉल्स पेमेंट का, जहां पाया गया कि भारत पे के तरफ से 51 करोड़ 30 ऐसे मर्चेंट को दिया गया था जो कि असल में एग्जिट करते ही नहीं है और उनका कनेक्शन किसी ना किसी तरह असनीर और उनके वाइफ के साथ जुड़ रहा था। दोस्तों, शुरुआत के समय असनीर ये सब को झूठा बताते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एमडी और डायरेक्टर पदों से रिजाइन दे दिया था। साथ ही अपने वाइफ को उनके हेड ऑफ कंट्रोल पद से भी निकाला गया। इसके बाद कंपनी ने एक नई स्टेटमेंट दायर की जिसमें कहा गया कि असनीर इस कंपनी की एम्प्लॉई, फाउंडर और डायरेक्टर नहीं है। दोस्तों, इस स्कैम के सामने आने से वजह से भारत पे कंपनी के इमेज से बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचा था। बाकी दोस्तों, अभी और आगे ये देखना है कि भारत पे असनीर के बिना सरवाइव कर पाता है या नहीं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।